पावर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले पावर करेंगे और उसके बाद एनर्जी करेंगे। एनर्जी में पहले बेसिक एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी करके फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बात करते हुए फिर हम लोग कोलिजन्स और इन सब चीज पे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पावर पावर क्या होता है? पावर ऑफ अ पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या रेट ऑफ स्पेंडिंग एनर्जी इज कॉल्ड पावर। तो एनर्जी जिस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं उसका रेट ऑफ यूजिंग दैट एनर्जी इज कॉल्ड पावर। सो एनर्जी बाय टाइम टेकन या फिर वर्क डन बाय टाइम टेकन गिव्स यू power. So power of a person or machine is defined as, नहीं यार उसी फ्राइडे को बंद है और मंडे को भी बंद है। फ्राइडे को हमारा आई थिंक क्या है ये बकरी। सो power is equal to rate of doing work, that is work done by time taken. Thus the power of body measures how fast it can do the work. So rate of doing work, कितने fast हम कोई work को कर सकते हैं, that is what is power. तो वो power measure करके आपको वो चीज बताएगा। So rate of doing work मतलब work done by time taken हो गया हमारा। So the power at a particular instant of time t in the ratio of small work done dw to the small interval dt around t is p is equal to dw by dt. So power is equal to rate of doing work, so dw upon dt. तो चेंज इन मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क डन dw, वर्क डन को हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, राइट? सो f इंटू एस बाय टाइम। अब देखो फोर्स कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लेंगे हम लोग, तो इसको d जो डिफरेंशियल है इसको अंदर लेके चले जाएंगे, f ds। वर्क डन होता है फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds, सो f डॉट ds अपॉन dt। फोर्स कांस्टेंट है, अब हम ds अपॉन dt निकालेंगे, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो ये क्या हो जाएगा? f डॉट v हो जाएगा, राइट? सो dw जो वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू ds। तो अगर एक फोर्स लगा रहे हो जिससे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds हो रहा है तो f डॉट ds विल गिव यू वर्क डन। सो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया? वर्क डन बाय टाइम टेकन में f डॉट ds अपॉन dt हमने लिख लिया। अब ds अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी है, राइट? तो उसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds अपॉन dt v हो गया। तो पावर अब हमारा f डॉट v हो जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now, so thus power can be expressed as the dot product of force and velocity. वही चीज हम लोग बोल रहे थे कि power is equal to f dot v. So if theta is the angle between force and velocity, then power p is equal to f dot v. Dot product को हम लोग क्या लिखते हैं? कोई भी चीज का डॉट प्रोडक्ट a डॉट b होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो f डॉट v मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो कॉस थीटा हो जाएगा। सो एफ वी कॉस थीटा हो जाएगा। सो एज पावर इज रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज w एंड t, देयरफॉर पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना? पावर क्या है? रेशियो ऑफ टू स्केलर क्वांटिटीज, वर्क डन और टाइम टेकन का। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ डायमेंशन ऑफ पावर कैन बी डिड्यूस्ड एज, power can be written as w upon t, right? Or this is m1 l square t to the power minus 2 upon t
सो ये ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -3 हो जाएगा, तो m1l² टी टू द पावर -3 हो गया. Units of power. So the absolute unit of power in SI is what, which is denoted by capital W. So ये जो absolute unit of power है वो that is what joules per second होता है. So which is denoted by W. ठीक है. So power of a body is said to be 1 watt if it can do 1 joule of work in 1 second, right? तो 1 watt कब बोलेंगे, तो 1 watt is equal to 1 joules upon 1 second. तो joules per second watt होता है, 1 joule by 1 second हो जाएगा, पावर 1 watt के बराबर. The bigger units of power are 1 kilowatt. 1 kilowatt क्या होता है, 1000 watt के बराबर है. उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 kW is 10 to the power 3 watt. और 1 megawatt क्या है, ये 10 to the power 6 watt के बराबर है. 1 megawatt is 10 to the power 6 watt. तो ये दो कन्वर्जन्स हैं बेसिकली जो बिगर यूनिट्स ऑफ पावर को सिग्निफाई करते हैं. क्लियर है सभी को? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो 1 वॉट हम लोगों ने देखा ही था, 1 जूल्स बाय 1 सेकेंड है. अब 1 जूल्स पर सेकेंड, और जूल्स को अर्ग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग सीजीएस यूनिट में. तो एनर्जी में हम लोगों ने देखा था कन्वर्जन ये. तो 1 जूल बाय पर सेकेंड मीन्स 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड. तो ये सीजीएस यूनिट में तुम्हारे पावर का यूनिट हो जाता है. 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. तो बेसिकली जो पुराने जमाने में हॉर्स से ही सारा काट वगैरह हम लोग खींचते थे, तो वहां पे पावर को मेजर करने के लिए हम 1 हॉर्स पावर मीन्स 1 हॉर्स में क्या पावर, कितना वर्क डन कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ वेट को वो मतलब खींच सकता है उस टाइम में, उसको हम लोग निकालते थे हॉर्स पावर से. तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. सो वो अभी भी यूज होता है. इनफैक्ट गाड़ियों के पावर को हम लोग बीएचपी में मेजर करते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर. ठीक है. तो ये हम लोगों को बेसिकली पावर बताता है इसमें. तो ये बेसिकली जो ब्रिटिश यूनिट जितने भी हैं वहाँ पे तुम देखोगे अभी भी गाड़ियों में तो यूज होता ही है बीएचपी. उसके अलावा वहाँ पे अभी भी हॉर्स पावर के टर्म्स में बहुत सारे जो वहाँ पे जो मोटर और मोटर वगैरह बनता है उसमें जो पावर का वैल्यू, आउटपुट पावर का वैल्यू है वो हॉर्स पावर के टर्म्स में तुमको लिखा हुआ मिलेगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब ये पहला क्वेश्चन है. So क्वेश्चन कह रहा है हमें an elevator weighing 500 kg is to be lifted up at a constant velocity of 0.4 meter per second. What would be the minimum horsepower of the motor to be used? तो 500 kg का एलिवेटर को यूज करना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, m इंटू जी के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू 500 इंटू जी का वैल्यू हम लोग 9.8 ले लेते हैं, राइट. और जो वेलोसिटी है ये दे रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड. तो पावर जो जूल्स में होगा पहले, दिस विल बी F इंटू वी. सो दिस इज 500 इंटू 9.8 इंटू 0.4. इसको कैलकुलेट कर लेंगे अगर, सो दिस विल बी 1960 जूल्स. हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है इसको 746 से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज 1960 बाय 746 हॉर्स पावर. सो दिस विल बी इक्वल टू 2.627 horsepower. Is it clear? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं.
Second है, a person weighing 70 kg runs up a flight of 30 steps in 35 seconds. What is the power of the person if each step is 20 centimeter high? तो मास कितना हो गया? 70 kg हो गया, राइट? और जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर इंटू कितने स्टेप्स हैं? 30 स्टेप्स हैं, सो दिस इज 6 मीटर हो गया। और टाइम कितना है हमारा? 35 सेकेंड्स है, राइट? तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। वर्क डन क्या हो जाएगा? एम जी इंटू, ये एच है बेसिकली, सो एम जी इंटू एच, जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टी करता है। तो फोर्स एम जी 70 इंटू जी का वैल्यू हम लोग करेंगे, सो दिस इज 9.8 इंटू एच इज 6 मीटर divided by time is 35 seconds. So 35 into 2 हो गया ये 19.6 into 6. So 117.6 watt. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, Yes, sir. sir. So अब एनर्जी, ये पावर था। अब एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। कितना कैपेसिटी है किसी भी बॉडी में कि वो एनर्जी को स्पेंड करे, तो वो कितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है। तो एनर्जी स्पेंड करके ही वर्क डन होगा, तो कैपेसिटी इससे पता चलता है कि एनर्जी कितना है उस बॉडी में। सो एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ the body to do work. So capacity or ability of the body to do work is called energy. Now, when a body is capable of doing more work, okay, so when a body is capable of doing more work, it is said to possess more energy. The reverse is also true. Okay? So जब body जो है is capable of doing more work, it is capable of doing more work, it is said to possess more energy. The reverse is also true. Okay? तो जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना एनर्जी उसके पास स्टोर्ड होना चाहिए, और या फिर जितना एनर्जी स्टोर्ड है उतना ज्यादा वर्क करेगा। बोथ वेज इट इज ट्रू। लाइक वर्क, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी having magnitude only and no direction. The dimension of energy are the same as the dimension of work. तो वर्क डन का जो डायमेंशन है वही एनर्जी का भी होता है, m1L² T-2। The unit of measurement of energy are also the same as the unit of work. That is, in SI, absolute unit of energy is joules. In CGS system, absolute unit of energy is erg, which have already been defined. Now, it should be clearly understood that energy is different from power, whereas energy refers to the total amount of work a body can do. Power determines the rate of doing work. तो किस स्पीड से वर्क कर रहा है ये पावर बताता है। एनर्जी कितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा वो एनर्जी, ठीक है? तो एनर्जी और पावर में डिफरेंस है। सो पावर इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बेसिकली। So whereas energy refers to total amount of work a body can do, power determines the rate of doing work. Thus, in power, time taken to complete the work is significant, but in energy, time is irrelevant. तो एनर्जी के केस में टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब टाइम तुम स्लो करो फास्ट करो उससे एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना है वो एनर्जी बताएगा। बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर आपको रेट ऑफ डूइंग वर्क बताता है। तो वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट है कि कितने तेजी से आप उसी काम को कर रहे हो या स्लो कर रहे हो, वो बताएगा कि पावर किसमें ज्यादा है या कम। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now kinetic energy,
So kinetic energy of a body is the energy possessed by the body by virtue of its motion. ठीक है? So energy possessed by the body by virtue of its motion is called kinetic energy. Now, formula for kinetic energy of a body can be obtained either from the amount of work done in stopping the moving body or from the amount of work done in giving the present velocity to the body from the state of rest. तो बेसिकली क्या है कि पहले तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो दैट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के वजह से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. सो अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें जो एनर्जी है उसके मोशन के वजह से दैट इज काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. उसके मोशन के वजह से जो एनर्जी है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं या तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी. कोई भी मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से, उसको रोकने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें काइनेटिक एनर्जी देगा. या फिर अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है उसको v वेलोसिटी से मूव कराना है तो उसके लिए हम कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे वो हमें काइनेटिक एनर्जी बताएगा. So amount of work done in giving the present velocity to the body from the state of rest is basically kinetic energy. So let us use the second method कि भाई जीरो से v वेलोसिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उससे हम लोग एनर्जी निकालते हैं अगर काइनेटिक एनर्जी. सो सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, तो मास जो है m हो गया. सो m इज द मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, मतलब u क्या हो गया, 0 हो गया. और F जो है दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. सो F क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. नाउ A is acceleration produced in the body in the direction of force applied and V is velocity acquired by the body. तो U initial velocity 0 हो गया, A acceleration हो गया, V final velocity हो गया. हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब u स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया, है ना. u हमारा क्या है, 0 के बराबर है, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब a का वैल्यू v स्क्वायर बाई 2s हो गया, राइट. अब फोर्स क्या है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन है. यूजिंग इक्वेशन 9 F इज m इंटू ए की जगह हम लोग v स्क्वायर बाई 2s डाल देते. अब वर्क डन क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स हो गया m इंटू वी स्क्वायर बाई 2s इंटू डिस्प्लेसमेंट s और s कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर हो गया. सो वर्क डन ऑन द बॉडी is a measure of kinetic energy acquired by the body. So हमारा kinetic energy body क्या acquire कर रहा है, this is half mv square. Is it clear? So work done in moving an object from rest to a velocity v is equal to kinetic energy of that body, which is equal to half mv square. Clear है सभी को? Yes, sir. अब दूसरा मेथड अगर हम लोग को प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ mv स्क्वायर, तो कैलकुलस वाले मेथड से, अल्टरनेटिव मेथड इज बेसिकली मेथड ऑफ कैलकुलस. So the formula of kinetic energy of a body is also obtained by method of calculus. Method of calculus क्या कहता है, let m be the mass of the body which is initially at rest. तो u क्या हो गया हमारा, 0 हो गया. F is the force applied on the body, right? So F हो गया force applied, m हो गया mass, ds क्या है, small displacement. So ds is the small displacement produced in the body in direction of the force applied. So small amount of work done by the force dw is equal to F dot ds हो गया. F dot ds का मतलब force into displacement into cos of the angle between them, right? So यहाँ पे cos 0 डिग्री 1 होता है तो F into ds हो गया. So dw is equal to F into ds.
If A is the acceleration produced by the force, then from the equation हम लोग को पता है F is equal to ma. A के जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, dv upon dt पुट कर लेंगे, राइट. सो अब हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो m dv अपॉन dt फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट ds हो गया. इसको अगर साथ में लिखें तो m इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी वी. डी वी को अलग कर लेंगे, डी एस अपॉन डी टी यहाँ पे लिख लेंगे. डी एस अपॉन डी टी हमारा क्या होता है, डी वी वी होता है, राइट. तो डी एस अपॉन डी टी वी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी डी वी हो गया. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं. सो वर्क डन 0 से W, और V जो है अगर तुम 0 से V लेना है तो 0 से V लिख लो, U से V लोगे तो भी निकल सकता है. वर्क डन DW जो है इसका इंटीग्रेशन W हो जाएगा, M कांस्टेंट है बाहर आ गया, V dV का इंटीग्रेशन V स्क्वायर बाई 2 है. लोअर लिमिट 0 से लेके V तक. ये उस दिन मैंने बताया था जिस दिन मैंने क्लास लिया था इंटीग्रेशन. सो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर इसका वैल्यू होगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यही चीज इधर बताया हुआ है कि टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम 0 टू v इज dw को इंटीग्रेट कर लिया बेसिकली हमने. वर्क डन को इंटीग्रेट किया 0 से w, दिस इज इक्वल टू w. नाउ विच इज mv dv इंटीग्रेशन 0 टू v कर रहे हैं. m कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, तो m इंटू वी dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट. तो ये हो जाएगा हमारा m इंटू अपर लिमिट है v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2. तो 0 स्क्वायर तो 0 ही होता है. सो ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर. So work done is equal to half mv square. Kinetic energy of the body W is equal to half mv square. So thus kinetic energy of a body is half the product of mass of the body and square of the velocity of the body. We observe that kinetic energy is directly proportional to mass m, and also kinetic energy is proportional to v square. तो दोनों चीज हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई kinetic energy जो है मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, and it is also proportional to square of the velocity. तो अगर heavier object है, so a heavier body and a body having faster, moving faster possess greater kinetic energy. Reverse is also true. मतलब अगर lighter object है तो it will have lesser kinetic energy, या फिर अगर object slow speed से move कर रहा है तो भी जो kinetic energy होगा वो less ही होगा, right? The absolute unit of kinetic energy in SI is joules. ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट क्या है एसआई में, जूल्स है. एंड ऑन सीजीएस सिस्टम इट इज अर्ग. ओके, सो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जस्ट मिनट. ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के. तो अगर हेवियर ऑब्जेक्ट है तो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा. उसी तरह अगर फास्ट एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा. रिवर्स ऑफ दिस इज आल्सो ट्रू. मतलब अगर मास लेस है तो काइनेटिक एनर्जी लेस होगा, और अगर वेलोसिटी लेस है मतलब स्लो स्पीड में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो उसका भी काइनेटिक एनर्जी लेस होगा. नाउ एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जैसे जो वर्क डन का यूनिट है वही एनर्जी का यूनिट है, तो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन एसआई इज जूल्स, और सीजीएस सिस्टम में वो अर्ग है. क्लियर है बच्चों? हाँ Yes, sir. अब ये एक देखो, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 10%. सो व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज, अभी आपसे पूछ रहा है. सो अभी इनिशियल मोमेंटम mu है ना. सो change in momentum means mv minus mu upon mu into 100 is equal to 10, right?
तो यहाँ पे आप देखो मास को कैंसिल कर दोगे, मतलब v माइनस यू अपॉन यू इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा, सॉरी अपॉन यू, ठीक है। सो दिस विल गिव यू v बाय यू माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/10 और v अपॉन यू इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1 कर दोगे तो 1 प्लस 10/10, दिस इज 11/10. सो v इज इक्वल टू 11/10 u, ठीक है, ये पहला हो गया। अब हमें व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? सो परसेंटेज चेंज in kinetic energy will be equal to half mv square minus half mu square divided by half mu square into 100, ठीक है। सो हाफ एम कैंसिल कर देंगे कॉमन लेके, तो अब हमारा ये क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू 100। वी का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे अब हम 11/10 u, तो ये हो जाएगा 11/10 u का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू 100। यू स्क्वायर कॉमन ले लो, 121/100 माइनस 1, okay, into 100. So this is basically equal to 21%. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. लिख लिया ना सभी ने बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं। A body of mass, a body of mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 Newton. So एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 5 kg, m is equal to 5 kg, initially at rest u is equal to 0 meter per second, is subjected to a force of 20 Newton. F हमने लगा दिया 20 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of half a minute? मतलब time is equal to 30 seconds हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है F is equal to m into a, तो acceleration a is equal to F upon m. So 20/5 करके 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमने एक्सेलरेशन निकाला। अब एक्सेलरेशन जब निकला, राइट, तो अब हमें निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी। सो v इज इक्वल टू u प्लस at करेंगे। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 4 इंटू 30, सो दिस इज 120 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब काइनेटिक एनर्जी acquired by the body is equal to half mv square. So this is half into mass 5 kg है, v square 120 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। So this is 14400 into 5/2, 7200 into 5 हो जाएगा। So this is equal to 3.6 into 10 to the power 4 joules. Clear है? Yes, sir.
लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. अब रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो एक रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में. सो लेट m इज द मास ऑफ अ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सो लीनियर मोमेंटम p क्या है? mv के बराबर है. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है. तो अब आप क्या करो कि p इज इक्वल टू mv है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है. अब आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m हो गया. सो दिस इज mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. तो या तो ऐसे रिलेशन देख लो, या फिर p is equal to p square is equal to 2m into kinetic energy. So p is equal to root under 2m into kinetic energy. ठीक है. क्लियर है बच्चों? तो बहुत जगह तुम देखोगे काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो p इज इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू k हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? हाँ सर. तो यही रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, p स्क्वायर बाय 2m एक रिलेशन हो गया. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन. इट शोज द दैट अ बॉडी कैन नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग लीनियर मोमेंटम. द रिवर्स इज आल्सो ट्रू. सो लीनियर मोमेंटम हुए बिना, अगर नहीं है ऑब्जेक्ट में कोई मोमेंटम, तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा. और रिवर्स इज आल्सो ट्रू. अगर काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट में, नहीं है, तो लीनियर मोमेंटम भी नहीं होगा. फर्दर इफ momentum is constant, kinetic energy is inversely proportional to m. तो अगर देखो p constant है, ke kinetic energy is p square by 2m. तो मतलब अगर if p is constant, तो अगर p को constant हमने लिख लिया, तो kinetic energy is inversely proportional to mass हो जाएगा. ठीक है. मास क्योंकि डिनोमिनेटर में है, काइनेटिक एनर्जी न्यूमरेटर में है. सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास अगर मोमेंटम कांस्टेंट है. अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो उस केस में p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और p इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m. तो काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है, p प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m, उसको प्लॉट करोगे ग्राफ को, ये हो गया. और अगर p कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें. ठीक है. उसके अलावा अगर मास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर पे प्रोपोर्शनल होगा, या पी इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, सो इस तरह के ग्राफ बनेंगे. राइट. तो ये ग्राफ्स थोड़े से कभी आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कब हम लोग यूज करते हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हमेशा ये बनाएंगे. जो पैराबोला का इक्वेशन आएगा तो ये बनाएंगे. तो यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, कभी भी ये टर्म आएगा ना, तो ये मतलब पैराबोला का इक्वेशन है. y मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k टाइम्स p स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, तो इसीलिए ये पैराबोलिक फॉर्म में इक्वेशन. ठीक है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, वर्क एनर्जी थ्योरम. क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स बनेंगे तुम देखोगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एप्लीकेशन होता है वो. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क डन क्या चीज में यूटिलाइज हो रहा है? उस ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो रहा है.
So work energy theorem or work energy principle, according to this principle, work done by net force is displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body. So work done is equal to change in kinetic energy. So this is what is known as work energy theorem. So according to this principle, work done by net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body. So basically work done will be equal to change in kinetic energy. So this is final kinetic energy minus initial kinetic energy, or work done final kinetic energy half mv square minus half mu square. ये हमारा वर्क डन हो जाएगा. So this is what is known as work energy theorem. So suppose m is the mass of the body, u is initial velocity, f is the force applied on the body along the direction of motion, a is acceleration produced, v is final velocity of the body after t seconds. So small amount of work done by the applied force on the body, dw, is equal to f into ds. So where ds is the small distance moved by the body in the direction of force applied. तो force क्या है, m into a है, right? So which is equal to m dv by dt. तो acceleration क्या हो गया, dv by dt के बराबर. ठीक है. So work done dw is f dot ds. So force को हम लोग m dv by dt लिखते हैं into ds. अब ds by dt मतलब dv by dt को में से हम लोग ये dt जो है ds के साथ ले लेंगे, dv को अलग कर लेंगे, तो mv dv आ गया. अब इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे पीछे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लिया था, फाइनल वेलोसिटी v लिया था, क्योंकि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था, रेस्ट पे था, उसको हम लोग मूव कर रहे थे. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या है, u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v. तो यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएगा, v और u. वहां पे v और 0 था, यहाँ v और u हो जाएगा. सो वर्क डन इज इक्वल टू mv dv इंटीग्रेशन u टू v, राइट. सो m v dv u टू v अगर हम लोग करते हैं, v dv का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट. सो v स्क्वायर बाई 2 इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है. तो इसमें अगर हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालें तो एज वी सॉ अर्लियर, v स्क्वायर अपर लिमिट बाई 2 मतलब अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो दैट इज u स्क्वायर बाई 2. सो ये क्या हो जाएगा, हाफ कॉमन हो जाएगा बाहर, m टाइम्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया. सो यही जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे थे, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अगर यहाँ पे भी हाफ m कॉमन ले लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो गया. सो दिस इज बेसिकली द वर्क डन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ना सो सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई वर्क डन W इज इक्वल टू एम वी डी वी. यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो v और u हमने रखा है, और m u टू v, ये v dv को हम लोग एम वी स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट u और v कर लेते हैं, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया, और या फिर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर बेसिकली क्या है, हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और हाफ एम यू स्क्वायर हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. So final kinetic energy of the body or initial kinetic energy of the body. So work done is K final minus K initial, that is increase in kinetic energy. So increase in kinetic energy of the body, that is half m v square minus half m u square. So we have assumed that work done by the force is effective only in changing the kinetic energy of the body,
it should however be remembered that work done on the body may also be stored in the body in the form of potential energy. So अभी हम लोग जो देख रहे हैं, जो भी वर्क डन कर रहे हैं वो क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है? इट इज यूज्ड इन इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी. बट ध्यान में आपको ये भी रखना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, तो ये जो वर्क डन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ये दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा. एक पार्ट जो है उसके काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज होगा, और दूसरा पार्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, दूसरा पार्ट जो. सो in that event we shall say that work done on the body is increase in potential energy of the body. तो अगर काइनेटिक एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज हो रहा है, सो उसमें क्या है कि वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, if both the kinetic energy and potential energy of a body change, then according to work energy theorem, तो अगर बस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो उसको हम लोग लिखेंगे वर्क डन ऑन द बॉडी इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज, दोनों, इफ बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी चेंज, तो उस केस में अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वी हैव work done on the body is increase in kinetic energy and potential energy of the body. दोनों चीज में यूज हो जाता है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाता है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाता है किसी भी ऑब्जेक्ट में. ठीक है. सिमिलरली वर्क डन बाय द बॉडी, ये क्या है? वर्क डन ऑन द बॉडी, मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हो, राइट? तो उस ऑब्जेक्ट पे जो वर्क कर रहे हो, दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. अगर वही ऑब्जेक्ट, वो बॉडी खुद वर्क डन कर रहा है, तो उससे क्या होगा? उसका खुद का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा. ठीक है. देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी स्टोर्ड है वही तो यूज होता है वर्क डन करने में. तो अगर एक ऑब्जेक्ट खुद वर्क डन कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा, दैट विल डिक्रीज. क्लियर है बेटा? एक ऑब्जेक्ट वर्क डन कर रहा है तो उसका, ठीक है, वर्क डन बाय द बॉडी, मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद वर्क डन कर रहा है, तो इट विल यूटिलाइज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट और द काइनेटिक एनर्जी. बट if you are doing some amount of work on an object from some external source, in that case उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा. So conversely, when work done on the body is positive, its kinetic energy will increase, and work done on the body is negative, its kinetic energy will decrease. अगर आप बाहर से जो वर्क डन कर रहे हो तो वो अगर पॉजिटिव है तो उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा, और अगर हम लोग जो है उस, मतलब अगर उसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब अगर उसमें हम लोग जो वर्क डन कर रहे हैं वो नेगेटिव है, मतलब वो ऑब्जेक्ट ही वर्क डन कर रहा है, नेगेटिव होने का मतलब वो ऑब्जेक्ट खुद ही वर्क डन कर रहा है, तो उस केस में बेसिकली हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फोर्स. तो कोई भी फोर्स हो, एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, हर केस में वर्क एनर्जी थ्योरम पॉसिबल है, और यही इसी वजह से इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है, राइट? बाकी तुम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करो तो वहां पे कहते हैं कि भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए, या फिर कोई भी और भी चीज, बहुत सारे जो हम लोग अभी कंजर्वेशन वगैरह पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे आगे, कोलिजन का केस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन का केस करेंगे, तो उन सब में तुम देखोगे एक राइडर होता है. बट यही एक वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें कोई राइडर साथ में नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो, हर चीज के प्रेजेंस में वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिवर्सली हमेशा सही है, हमेशा एक्ट करेगा. So work energy principle is true for any system of particle in the presence of all types of forces. So these forces may be conservative or non-conservative. उसका भी कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि कंजर्वेटिव पे होगा और नॉन कंजर्वेटिव पे नहीं होगा, ऐसा नहीं है.
ठीक है. सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, दैट इज द फोर्सेस में भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव एज वेल. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. देखो कह रहा है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है. So find the average frictional force that would stop a car weighing 500 kg in a distance of 25 meter if the initial speed is 72 km per hour. So हम लोग को frictional force F निकालना है. Displacement हमें दे रखा है, तो work done is equal to change in kinetic energy, right? So F into 25 is equal to, और friction force because negative direction में होता है तो work done negative होगा. ठीक है. Minus F into 25 is half m into v square. v final velocity क्या है? 0 है. Minus half m into u square. 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा आ जाता है 20 मीटर पर सेकंड. तो हाफ m इंटू 20 स्क्वायर कर लिया, राइट. सो दिस इज नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो 25f इज इक्वल टू हाफ इंटू मास दे रखा है 500 kg और ये 400 हो गया. सो F इज इक्वल टू 25, ये 20 टाइम्स F इज इक्वल टू 4000 न्यूटन. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है. बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम स्ट्राइक्स अ टारगेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. सो मास है 20 ग्राम, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.02 kg. Strikes a target with velocity 100 meter per second, is brought to rest after piercing 20 centimeter into it. U is equal to 100 meter per second. V is equal to 0 meter per second. Distance moved is equal to 20 centimeter. इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 मीटर. What is the average force of resistance offered by the target? तो average force निकालना है, तो basically work done मतलब force into displacement is equal to m half m v square minus half m u square. तुम इसको वैसे भी कर सकते थे कि एक्सेलरेशन v square minus u square by 2s करके निकाल के और उसको भी यूज कर सकते थे, बट अभी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं तो उसको यूज करेंगे. तो एवरेज फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस F है, राइट. और जो वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स होगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, राइट. तो यहाँ पे हम लोग F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.2 इज इक्वल टू हाफ, बेसिकली 0 माइनस हाफ इंटू 0.02 इंटू 100 स्क्वायर. ठीक है. सो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 0.01 और 100 स्क्वायर माइनस ऑफ 100 हो गया. F इज इक्वल टू माइनस 100 डिवाइडेड बाय 0.2, तो 1000/2 माइनस ऑफ 500 न्यूटन हो गया. सो दिस इज द रेजिस्टिव फोर्स. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है. सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, है ना. आप लोग